हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर केमिस्ट्री मैम। एंड लास्ट क्लास में बेटा हमने वेस्पर थ्योरी स्टार्ट किया था, आज उसे हम कंटिन्यू करते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा जो मुझे आप लोगों को बोलना था, शायद हमारी कुछ ज्यादा ही लाइव क्लासेस हो गई थी, तो ये रिकॉर्डेड बैच है, कुछ बच्चों ने रिकॉल कराया है। एंड यस बेटा, ये रिकॉर्डेड बैच है, तो हम कोशिश करेंगे जिस दिन हम PYQs करें उस दिन हम लाइव क्लास ले, रेस्ट हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही प्रोवाइड करेंगे। अगर कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगा तो आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है बेटा। तो जो लाइव से परेशान हो रहे थे वो बच्चे परेशान ना हो बेटा, आई नो दैट इज अ रिकॉर्डेड बैच, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में वेस्पर थ्योरी शुरू कर दिया था। लास्ट क्लास में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी बेटा। पॉइंट नंबर 1 क्या सीखा था बेटा हमने? हाइब्रिडाइजेशन निकालना। एक ही मेथड सीखा है और उसे हम आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं, बट राइट नाउ हमने सिर्फ और सिर्फ हमने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखा है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम का, सेंट्रल एटम का। तो हमने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखा है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखना सीखा था, क्लियर। उसके बाद हमने वेस्पर थ्योरी का पोस्टुलेट नंबर 1 डिस्कस किया था। पोस्टुलेट नंबर 1 में क्या पढ़ा था बच्चों अपन ने? दैट इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर बॉन्ड पेयर, अगर सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी बॉन्ड पेयर हैं, अगर वो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं और अगर वहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उस केस में जो मॉलिक्यूल की शेप है वो डिसाइड होती है उसके हाइब्रिडाइजेशन से, राइट। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था बेटा? जब जब हाइब्रिडाइजेशन n की वैल्यू 2 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp, और उस केस में शेप हो जाएगी लीनियर। फिर हमने डिस्कस किया था n की वैल्यू 3 होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, शेप हो जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन n की वैल्यू 4, sp3 टेट्राहेड्रल। n की वैल्यू 5, sp3d ट्रायगोनल बायपिरामिडल। n की वैल्यू 6, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। n की वैल्यू 7, sp3d3 पेंटागोनल बायपिरामिडल। ये हमने फर्स्ट पोस्टुलेट में डिस्कस किया था कि जब जब किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अगर वो सब के सब बॉन्ड पेयर हैं, तो उसकी शेप उसके हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड होती है, राइट। सेकेंड पोस्टुलेट पे हम पहुंचे तो वेस्पर थ्योरी जो दी गई थी बच्चों, उसका मेन सिग्निफिकेंस ये था कि वो शेप को बताती है, और शेप कुछ इस तरीके से बताती है कि उस मॉलिक्यूल में मिनिमम रिपल्जन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो सेकेंड पोस्टुलेट जो है वो क्या कहता है? वो यही कहता है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम अगर वो बॉन्ड पेयर हैं, तो उस केस में क्या होता है? अगर कुछ लोन पेयर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल की शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है, और वो जो मॉलिक्यूल की शेप डिस्टॉर्ट होती है उसका रीजन क्या होता है? रिपल्जन। रिपल्जन सबसे ज्यादा लोन पेयर में होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर। जिस दिन मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी सेकंड क्लास में मैंने आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होते हैं ये भी बताया था बेटा। बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, राइट। फिर हमने जो सेकंड पोस्टुलेट डिस्कस किया था, ये तो हमें समझ में आ गया कि अब रिपल्जन सबसे ज्यादा लोन पेयर में होता है, तो मॉलिक्यूल की शेप्स जब बनाई गई तो कोशिश क्या की गई बेटा कि लोन पेयर से दूर रखा जाए, ठीक है। तो हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग वो केसेस रिवाइज करके आए होंगे बेटा, तब तो मजा है, और उसके बाद क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा। आप शेप्स देखना सीख चुके हो, आप किसी भी मॉलिक्यूल की अगर शेप देख सकते हो तो आप उनका बॉन्ड एंगल बता सकते हो। फिर हम आगे पोस्टुलेट्स में और भी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो जल्दी से मैं क्विक रिकैप में एक बार जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था, बस वो समझा दे रही हूं बेटा, देख लेना ध्यान से। क्या था बेटा? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का मैंने एक ही मेथड बताया आपको। क्या मेथड बताया बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। आपको जो भी मॉलिक्यूल दे रखा है उसमें सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करो और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो। तो क्या था बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन of
सेंट्रल एटम। उसके बाद क्या प्लस करना है, अगर कोई यूनिवैलेंट स्पीसीज है या जिसकी वैलेंसी 1 होती है और अगर वो सराउंडिंग एटम की फॉर्म में है तो वो सारी स्पीसीज के जितनी यूनिवैलेंट स्पीसीज है उसे प्लस कर देना है। और अगर उस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है उतना माइनस कर देना और अगर नेगेटिव चार्ज है उतना प्लस कर देना। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर इस केस में n की वैल्यू 2 आ जाए तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp, दैट मींस एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है, sp वहां पर हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर? जब जब n की वैल्यू 3 आए तब तब हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2, जब जब n की वैल्यू 4 आए हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3, n की वैल्यू 5 आए हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3d, n की वैल्यू 6 आए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और अगर n की वैल्यू 7 आए हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। उसके बाद जो हमने सेकेंड पोस्टुलेट डिस्कस किया था वेस्पर थ्योरी का, जहां पे हमने शेप्स बताई थी, वहां पे मैंने आपको ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस भी बताया था। क्या कहा था मैंने? वो हर मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है उसकी ज्योमेट्री भी सेम होती है, बिकॉज ज्योमेट्री हमें क्या बताती है बेटा? द अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है उनका क्या अरेंजमेंट है सेंट्रल एटम के अराउंड। और शेप जो होती है वो हमें बताती है बॉन्डेड एटम्स का अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। अब इस केस में हमको बस देखना क्या है, हमें जब भी इनकी शेप बतानी है, जो भी शेप बताई गई उनमें कोशिश क्या थी बेटा कि मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो मैं जल्दी से सारे केसेस वर्बली रिवाइज करवा देती हूँ। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट क्लास के लिए केबीडी बोला था कि हम कौन बनेगा डॉक्टर खेलेंगे। आई नो इट इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब आप ये वीडियो देखो, जब ये क्लास देखो, तो जब मैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस रिप्रेजेंट करूं वहां पर आप वीडियो पॉज करोगे, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे और फिर अपने आंसर मैच करोगे। कर सकते हो ना बेटा ऐसे? इससे आपसे गलतियां होंगी तो करेक्शंस करोगे जब आप वीडियो देखोगे। क्लियर है? तो अब मैं आपका वो राउंड भी स्टार्ट करती हूँ, उससे पहले मैं जल्दी से सारे केसेस डिस्कस कर लेती हूँ। केस नंबर 1, जब जब n की वैल्यू 2 होगी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होगा। उसमें एक ही केस पॉसिबल होता है, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, हमेशा शेप लीनियर, दैट मींस सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम, एंगल 180 डिग्री। नेक्स्ट केस डिस्कस किया था n इज इक्वल्स टू 3, जब जब हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 3 आएगी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2, और उस केस में 2 पॉसिबल केस हैं। नंबर 1, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। और अगर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो शेप हो जाएगी क्या? वी शेप, बैंड शेप। मैम क्या उनके बॉन्ड एंगल हमें याद रखने हैं? नहीं बेटा, जो जो मैंने लिखवाए हैं उतना याद रखो, बाकी बॉन्ड एंगल कंपेयर करना होता है जो हम नेक्स्ट पोस्टुलेट में सीख लेंगे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्या था हमारे पास? नेक्स्ट था हमारे पास बेटा जब जब n की वैल्यू 4 होती है हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है, और उसमें हमारे पास 3 पॉसिबल केस हैं। नंबर 1, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, शेप टेट्राहेड्रल, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, शेप वी शेप बोलो, बेंच शेप बोलो या सीसॉ बोलो, राइट? उसके बाद n इज इक्वल्स टू 5। क्लियर? n इज इक्वल्स टू 5 जब जब होगा हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3d होगा और ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, लेकिन शेप 4 तरीके की पॉसिबल है। कैसे कैसे? अगर 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर तो शेप हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो शेप क्या हो जाएगी बेटा? के शेप, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो शेप हो जाएगी टी शेप, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर तो शेप कैसी हो जाएगी बच्चों? कैसी हो जाएगी शेप? दैट इज लीनियर। नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 6, जब जब n की वैल्यू 6 आएगी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3d2। फिर उस केस में क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर,
6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, दो पॉसिबिलिटीज है। अगर सारे सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल है, दैट मीन सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर है। बॉन्ड लेंथ बराबर है तो अगर सारे सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल है तो उसकी शेप हम ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर पे। और अगर एक्सियल वाले दो एटम्स अलग हैं तो उसे हम स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलते हैं, जब सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती है। ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, शेप क्या हो जाएगी बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर। फिर बचता है लास्ट केस, n इज इक्वल टू 7। जब जब n की वैल्यू 7 होगी, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3d3। और अगर 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर तो शेप क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, पेंटागोनल पिरामिडल, जिसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, पेंटागोनल प्लेनर। ये था बेटा लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। और आज की क्लास हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैं आपको लास्ट क्लास में भी होमवर्क देने वाली थी बेटा, लेकिन वहां पे मैंने आप लोगों को क्या बोला था बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप शेप्स याद करके आना। आप अगर याद करके आए होंगे, मैंने भी क्विकली रिवाइज करवा दिया है, आपको याद आ गया होगा। जितनी बार बोल बोल के याद करोगे, जितनी बार लिख लिख के याद करोगे, स्पीड इंक्रीज होगी। और आप खुद देखना आप कितने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर कर पाओगे अगर आपने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन भी अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लिया। यूं ही नहीं बेटा 15-16 एग्जाम्पल करवाए थे, आज भी आपके सामने मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवा रही हूं। आप ही करोगे, बट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद होता चला जाएगा बेटा। तो इनऑर्गेनिक भी प्रैक्टिस मांगती है। तो जैसे हमने शेप्स बनाना सीखा, राइट, कोवेलेंट बॉन्ड में लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करना, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, तो वो हर बेसिक चीज जो हमें नीट का एग्जाम अप्रोच करने के लिए आनी चाहिए, जो हमें केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हुए आनी चाहिए, वो हर चीज हम सीखेंगे बेसिक से। ठीक है बेटा, अब आप लोग सीख चुके हो n की वैल्यू निकालना। आपके सामने क्वेश्चन है, आपका काम यह है कि आपको यहां पर वीडियो पॉज करना है, 5 मिनट का टाइम लेते हुए 6 के 6 क्वेश्चन का n का वैल्यू, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और शेप बताना है। फिर उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके आंसर्स मैच करने हैं जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसके साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा अपना। सबसे पहले दिया बेटा CH4। CH4 के n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन, कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। सराउंडिंग एटम यूनिवैलेंट है, हाँ जी, 4 + 4/2 कितना आ गया बेटा, 4। जब जब n की वैल्यू 4 आती है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होता है, sp3। कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, जितने सराउंडिंग एटम है वो हो जाते हैं बॉन्ड पेयर, और इस n में से बचे हुए हो जाते हैं लोन पेयर। और जब जब n इज इक्वल्स टू 4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होते थे, शेप हमेशा टेट्राहेड्रल होती थी। नेक्स्ट बेटा XCO3, सेंट्रल एटम जिनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 क्योंकि ग्रुप 18 से बिलोंग करता है। क्या कोई यूनिवैलेंट स्पीसीज है, नहीं। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, क्या कोई चार्ज है, नहीं, तो डिवाइड बाय 2। 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। कितने सराउंडिंग एटम है बेटा, 3, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। क्या शेप हो जाएगी बेटा, इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर आप शेप्स याद करके आओगे बेटा, आपकी अपने आप स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और हम एक शेप देख चुके हैं तो बस हम सेंट्रल और सराउंडिंग तो इजीली चेंज कर सकते हैं। XeOF4, सेंट्रल एटम जिनॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग एटम को यूनिवैलेंट है, हाँ जी, फ्लोरीन, + 4/2 कितना आ गया बेटा, 8 + 4/2 दैट इज 6। क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। कितने सराउंडिंग एटम है बेटा, 4 + 1, 5 सराउंडिंग एटम है, तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। और इस केस में शेप क्या हो जाती थी बेटा, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। अब चाहो तो शेप्स बना भी सकते हो। नेक्स्ट बेटा XeF4, जिनॉन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8। यूनिवैलेंट स्पीसीज कितनी है, 4, 8 + 4/2 कितना आया, 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2।
सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कैसे डिसाइड होगा बेटा, 6 में से जितने सराउंडिंग एटम है वो बॉन्ड पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। शेप क्या होती है बेटा हमेशा, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा ICl2+। सेंट्रल एटम कौन, आयोडीन। आयोडीन कहां से बिलोंग करता है, हैलोजन फैमिली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। क्लोरीन 2 यूनिवेलेंट स्पीसीज है, जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 2, तो 7 8 9 9 - 1 8 8 बाय 2 कितना आ गया, 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। कितने सराउंडिंग एटम है बेटा, 2 सराउंडिंग एटम है, तो क्या लिखेंगे, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। और अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है तो इसकी शेप क्या लिख देनी है, सीधा V शेप लिख दो, बेंच शेप लिख दो। ClF3 सेंट्रल एटम कौन, क्लोरीन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। यूनिवेलेंट स्पीसीज कितनी, 3। 7 + 3 कितना आया, 10। 10 बाय 2 किया तो यहां से कितना आ गया बेटा, 5। जब जब n की वैल्यू 5 होती है। हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बेटा, sp3d। इस केस में कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। और जब जब 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते थे तो शेप कैसी आती थी बेटा, टी शेप आती थी। आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो बेटा, एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आपने लास्ट क्लास में, यहां तक तो हम सीख ही गए थे, हम ये और बताने लग जाएंगे अगर हमें शेप्स याद होंगी। जल्दी से आंसर मैच कर लेना बेटा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहे क्वेश्चंस, जल्दी से सॉल्व करो बेटा। इन सबके लिए भी सेम चीजें बतानी है। सबसे पहले n की वैल्यू, सेंट्रल एटम कौन है बेटा, सल्फर। सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितनी यूनिवैलेंट स्पीसीज है, 4। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, तो 6 + 4 बाय 2 किया, कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d। कितने सराउंडिंग एटम है बेटा, यहां पे कितने सराउंडिंग एटम है, 5 सराउंडिंग एटम है। 5 सराउंडिंग एटम है तो हम क्या लिखेंगे, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। और अगर इसमें 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी बेटा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या हो जाएगी बेटा शेप, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और इसको शॉर्ट में TBPB बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा SO2Cl2। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। 2 यूनिवैलेंट स्पीसीज है क्लोरीन, तो 6 + 2 दैट बिकम्स 8। 8 बाय 2 किया, कितना आया, 4। n की वैल्यू 4। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3। कितने सराउंडिंग एटम है बेटा, 2 ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है, 2 क्लोरीन सराउंडिंग एटम है, तो 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। अगर 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है तो उस केस में शेप क्या हो जाएगी बेटा, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट देखेंगे बेटा IF5। सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन। आयोडीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। 7 + 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 12। 12 बाय 2 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 6। अगर n की वैल्यू 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3d2। कितने सराउंडिंग एटम है बेटा, 5 सराउंडिंग एटम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। जब जब 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो शेप क्या हो जाएगी बेटा, यहां पर शेप हो जाएगी दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर बेटा। इसको और क्या बोलते हैं, इसको और क्या बोलेंगे हम, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट देखेंगे बेटा यहां से SeO3। सेंट्रल एटम सेलेनियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो। सेंट्रल एटम कहां से बिलोंग करता है, ग्रुप 16। क्या कोई यूनिवैलेंट स्पीसीज है, नहीं। 6 बाय 2 किया, आ गया 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2। कितने सराउंडिंग एटम है, 3, तो 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो यहां से क्या शेप आ गई बेटा, विदाउट एनी डाउट शेप आ गई ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा TeCl4-2। सेंट्रल एटम कौन, टेलुरियम। कहां से बिलोंग करता है, ग्रुप 16, ओल्ड स्टाइल से टीपो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। सराउंडिंग एटम 4 है, क्लोरीन। चारों यूनिवैलेंट है, +4। जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस करना है, तो प्लस कर दिया 2। कितना आ गया बेटा, यहां से आ गया 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d2। अब इस केस में कितने सराउंडिंग एटम है बेटा, यहाँ पे
4 सराउंडिंग एटम है, तो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, और इस केस में शेप क्या होती थी बेटा, स्क्वायर प्लेनर। तो अगर आप रिवाइज करके आए होंगे बेटा तो आपने वन टाइम में सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हमें ये डिस्कस करने हैं। Br3 माइनस में n की वैल्यू निकालनी है। Br3 माइनस है तो एक ना एक ब्रोमीन तो सेंट्रल होगा, और जो ब्रोमीन सेंट्रल है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी दोनों ब्रोमीन क्या हो गए, सराउंडिंग एटम, और वो कैसे हो गए, यूनिवैलेंट। तो +2 किया, जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 किया, कितना आ गया बेटा यहां से 7 8 9 10, 10 बाय 2 किया 5 आया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। और यहां पर कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर बेटा, ब्रोमीन एक तो सेंट्रल हो गया तो बाकी दोनों ब्रोमीन सराउंडिंग हो गए, तो 2 बॉन्ड पेयर, और बचे हुए इसमें से क्या हो गए, लोन पेयर। और जब जब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते थे तो शेप हो जाती थी लीनियर, राइट बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा SF4। SF4 में सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 6। चारों फ्लोरीन यूनिवैलेंट है, हाँ जी, तो +4 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया बेटा 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। n में से जितने सराउंडिंग एटम है वो हो गए बॉन्ड पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो शेप क्या हो जाएगी बेटा, जब 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होंगे इसकी शेप हो जाएगी के शेप। क्लियर, इसे हम और क्या बोलते हैं, टी-सॉ। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो SeO3। SeO3 रिपीट हो रहा है शायद, यस, SeO3 ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 10th एग्जाम्पल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखेंगे ये भी रिपीट हो रहा है, TCl4-2, ये भी रिपीट हो रहा है यार, कोई बात नहीं। XeO2F4, सेंट्रल एटम कौन बेटा, जिनॉन। जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 8। क्या कोई यूनिवैलेंट स्पीसीज है, हाँ जी, 4 फ्लोरीन यूनिवैलेंट है, और चारों के चारों सराउंडिंग एटम भी है, ऑक्सीजन तो नहीं है यूनिवैलेंट, तो +4 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया बेटा 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d2। कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, देख लो ध्यान से, 6 सराउंडिंग एटम है तो 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अब देखो ध्यान से, क्या सारे सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल है, ना जी, 4 फ्लोरीन है 2 ऑक्सीजन है, सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल नहीं है, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर बायपिरामिडल। अब जल्दी से यहां पे वीडियो पॉज करके अपने सारे आंसर्स चेक कर लो बेटा, जल्दी से सारे आंसर्स अपने चेक कर लो बेटा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से बेटा जो आपको करने थे, काफी बच्चे सॉल्व करके आए होंगे तो उन्होंने देख लिया होगा। क्लियर, ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट कि आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हो। कल मैंने आपको शेप बना बना के भी दिखाया था, तो उसमें बस ध्यान क्या रखना है, जो उनके आइडियल बॉन्ड एंगल्स है उन्हें याद रखो। कभी भी डिस्टॉर्टेड का बॉन्ड एंगल आपसे नहीं पूछेगा, आपसे बॉन्ड एंगल कंपेयर करवाएगा। और जो पोस्टुलेट नेक्स्ट में डिस्कस करने वाली हूं वहां पे हम बॉन्ड एंगल के बारे में ही बात करने वाले हैं। बेटा बॉन्ड एंगल होता क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम होता है, सराउंडिंग एटम्स होते हैं, तो जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उन बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। हम सबके बॉन्ड एंगल तो याद नहीं रख सकते, हमें इतना पता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का शेप लीनियर आ जाए तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। अगर किसी का शेप ट्रायगोनल प्लेनर आ जाए तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। अगर किसी का शेप टेट्राहेड्रल आ जाए तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अगर किसी का शेप ट्रायगोनल बायपिरामिडल आ जाए तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, एक्सियल के बीच में 180 डिग्री 180 डिग्री, और इक्वेटोरियल का आपस में 120 डिग्री, एक्सियल का इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्री। क्लियर, तो उसमें 3 टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं। तो ये आइडियल बॉन्ड एंगल्स याद रखने हैं। ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल वाला आपस में 180, बाकी सारे आपस में 90 डिग्री, राइट। पेंटागोनल बायपिरामिडल में भी इसी तरीके से हमारे पास बॉन्ड एंगल्स होते हैं। आइडियल एंगल्स याद रखने हैं, बाकी तो हमें कंपेयर करने होते हैं।
तो बॉन्ड एंगल इज ऑल अबाउट बॉन्ड पेयर्स के बीच का जो एंगल होता है। बॉन्ड एंगल का लोन पेयर के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि बॉन्ड एंगल जो देखा जाता है वो बॉन्ड पेयर के बीच में देखा जाता है। लेकिन ये जो लोन पेयर होते हैं ये बॉन्ड एंगल को अफेक्ट बड़े अच्छे से करते हैं। ये बॉन्ड एंगल को कैसे अफेक्ट करते हैं ये जानते हैं। अगर हमें 4 मॉलिक्यूल दे दिए जाए और हमें बोला जाए अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल, तो हमें तो सबके बॉन्ड एंगल पता होने चाहिए। उसके लिए हम पहले उनकी शेप बनाएंगे, फिर उनका बॉन्ड एंगल निकालेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे और वहां से हम बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर सकते हैं कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। और वो जो स्टेप्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो पहले मैं आपको लिखवा देती हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बेटा, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज पोस्टुलेट नंबर 3। तो लास्ट क्लास में बेटा जो हमारा चल रहा था हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यस, पोस्टुलेट नंबर 3। तो पोस्टुलेट नंबर 3 क्या बोलता है बेटा? पोस्टुलेट नंबर 3 जो है ये हमसे बॉन्ड एंगल को कंपेयर करवाएगा। क्या करवाएगा बेटा? ये हमसे बॉन्ड एंगल को कंपेयर कराएगा। इट डील्स विद द बॉन्ड एंगल, इट डील्स विद द बॉन्ड एंगल। अगर हमें कभी भी बॉन्ड एंगल कंपेयर करना हो तो हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आपको 4-5 मॉलिक्यूल दे दिए जाए और आपसे बोला जाए कि इनका बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करो, तो आप बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? स्टेप फॉलो करने हैं बेटा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप उन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। आप उनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। मान लो एक का आया sp, एक का आया sp2 और एक का आया sp3। तो जिसका जितना ज्यादा परसेंट s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा। मैम आप ये डायरेक्टली कैसे कह सकते हो? वैसे तो इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है, लेकिन हमने इसको कैसे कहा बेटा आप खुद देखना। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, लीनियर शेप बनती है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो जैसा हम क्या देख पा रहे हैं, परसेंट एस कैरेक्टर जैसे जैसे कम हो रहा है बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले हमें क्या देखना है बेटा? ये ध्यान रखना बेटा, ये कब एप्लीकेबल है? अगर कभी भी ओनली एप्लीकेबल, ये ध्यान रखना है बेटा, ओनली एप्लीकेबल इफ हाइब्रिडाइजेशन इज, कब एप्लीकेबल है बेटा? इफ हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो? इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp, sp2 और sp3। मैम आपने sp3d क्यों नहीं लिया, sp3d2 क्यों नहीं लिया, sp3d3 क्यों नहीं लिया? इसीलिए नहीं लिया, उसमें तो हमेशा होता ही है 180 डिग्री का एंगल। अगर हम देखें sp3d, दैट मींस ट्रायगोनल बायपिरामिडल, तो दोनों जो बॉन्ड पेयर एक्सियल पोजीशन पे होते हैं उनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री पे होता है। ऑक्टाहेड्रल में जो एक्सियल पे होते हैं उनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री पे होता है, और पेंटागोनल बायपिरामिडल में भी जो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं उनका बॉन्ड एंगल भी 180 डिग्री होता है। तो उनमें तो ऑलरेडी मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होता ही है। मैम अगर कभी वो आ गए तो उस केस में उसे मैक्सिमम की कैटेगरी में रखना, क्योंकि उनमें एक बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता ही होता है। राइट, तो अब यहाँ पे पोस्टुलेट नंबर 3 में कैसे कंपेयर करेंगे बेटा? ध्यान से पढ़ना, सुनना, समझना। स्टेप नंबर 1 क्या? स्टेप नंबर 1 क्या बताया मैंने? सबसे पहले क्या करोगे बेटा? सबसे पहले क्या करोगे? कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जिनका बॉन्ड एंगल आपको कंपेयर करना है, क्या करो? उन मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद जिसका परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल इज ऑल अबाउट बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल होता है, तो उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा।
क्लियर, ये पहला स्टेप है। और अगर पूछो कि मैम किसका परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, sp, देन sp2 एंड देन sp3। मैम कैसे पता चला? अगर मैं बोलूं s और p टोटल 100% है तो उसमें 50% s कैरेक्टर है, 50% p कैरेक्टर है। अगर मैं बोलूं sp2 तो यहां पर 75% 25%। तो परसेंट s कैरेक्टर इज ऑल अबाउट कि उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो और परसेंट s कैरेक्टर कंपेयर कर लो। तो जितना ज्यादा परसेंट s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। स्टेप को स्किप नहीं करना है। स्टेप नंबर 2 क्या, इफ अगर वहां पर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो क्या करेंगे? तो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम तो क्या ध्यान रखना है? अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तो आपको क्या करना है? देन कंपेयर देयर लोन पेयर्स। क्या कंपेयर करने हैं बेटा? लोन पेयर कंपेयर करने हैं। ठीक है, तो लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे, जिस मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। मैम ऐसा कैसे हो सकता है? समझो बेटा ध्यान से, ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो आपने 3 मॉलिक्यूल निकाले जिसमें जितने ज्यादा लोन पेयर हैं उसमें लोन पेयर रिपल्जन होगा। रिपल्जन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। मान लो एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं, एक है मॉलिक्यूल अमोनिया, एक मॉलिक्यूल है H2O। तो आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकाल लेते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आना है, चाहे आप निकाल लो। मैंने तो इतने बार निकलवा लिया कि मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा। अब इस केस में कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और इसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। क्लियर? तो अमोनिया कैसा होता है? ये रहा नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, और यहां लोन पेयर प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन ये रहा H2O का। अब इस केस में क्या होगा बेटा? मैं पेन लेकर आती हूँ, फिर समझाती हूँ। ठीक है, तब तक आप नोट डाउन करो या इसको पढ़ लो या याद कर लो बेटा। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। ओ शेट, माइक म्यूट था। अब म्यूट नहीं है, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर देते हैं। एक अमोनिया है और एक H2O है, एक अमोनिया है और एक H2 है। तो ये जो अमोनिया है, तो पोस्टुलेट 2 में हमने क्या पढ़ा था? पोस्टुलेट 2 में हमने पढ़ा था कि रिपल्जन होने से शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है। और सबसे ज्यादा रिपल्जन किसके बीच में होता है? लोन पेयर के बीच में होता है। तो लोन पेयर क्या है? जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, जो खाली है। और जो खाली लोग होते हैं ना, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो क्या करते हैं? या तो स्पैमिंग करते हैं या फिर झगड़ा करते हैं किसी ना किसी से। ठीक है, तो लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्जन होता है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, यानी कि जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है। और सबसे कम रिपल्जन होता है बॉन्ड पेयर में। ठीक, अब अमोनिया में एक ही लोन पेयर था, तो लोन पेयर के पास दूसरा लोन पेयर तो नहीं था किसी और से रिपेल करने के लिए। तो ये रिपल्जन किसके साथ करेगा? इस बॉन्ड पेयर के साथ करेगा। बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्जन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। तो जब ऊपर रिपल्जन होगा, ये अमोनिया का नाइट्रोजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्जन कर रहा है। तो यहां कौन सा रिपल्जन हो रहा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर।
और यहां कौन सा रिपल्सन हो रहा है? ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, तो सबसे ज्यादा झगड़ा इनके बीच में होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर, दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल कम होगा। बॉन्ड एंगल कम होगा तो किसका ज्यादा कम होगा? जिसमें ज्यादा लोन पेयर होंगे, ज्यादा खाली लोग हैं, ज्यादा झगड़ा होगा, ज्यादा कम बॉन्ड एंगल होगा। तो होता क्या है, यहां पर लोन पेयर भी हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो रहा है, और बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो लोन पेयर जितने ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना कम। तो हम इजीली बता सकते हैं यहां पर बॉन्ड एंगल अमोनिया का ज्यादा होगा H2O से। सिंपल, क्लियर? याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, कंपेयर करना है। स्टेप 3 क्या है? मैम अगर यहां पे, मैम अगर यहां पे लोन पेयर भी सेम आ गए तो क्या करेंगे हम? ठीक है, इफ लोन पेयर, इफ लोन पेयर्स आर सेम, अगर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, फिर मॉलिक्यूल का लोन पेयर भी सेम है, तो फिर क्या कंपेयर करेंगे? फिर हम कंपेयर करेंगे, देन कंपेयर, क्या कंपेयर करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो कंपेयर की स्पेलिंग क्या लिखी है आपकी मैम ने, देन कंपेयर दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कंपेयर करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे देखना बेटा ध्यान से। तो क्या चेक करोगे बेटा? अगर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज मोर देन सराउंडिंग एटम, तो उसका बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। और इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज मोर देन सेंट्रल एटम, तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो क्या ध्यान रखना है बेटा? मैम ऐसा क्यों हुआ वो भी हम समझा देते हैं, ठीक है? समझना बेटा ध्यान से। दो मॉलिक्यूल है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम। अब क्या करें? तो बेटा दो मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम ऐसा है, एक सेंट्रल एटम ऐसा है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी क्या टेंडेंसी होती है? अट्रैक्ट करने की। वो लोन पेयर को खींच के रखेगा। रूल तो बहुत सारे बेटा, बैंड रूल, ड्रैगो रूल, आप कंसेप्ट समझो, नाम से कंसेप्ट को समझो। तो अब जो लोन पेयर होगा वो अगर लोन पेयर को खींच के रखेगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर से कंपैरेटिवली रिपल्सन कम करेगा। और खींच के कौन रख सकता है? जिसकी पावर ज्यादा हो। और एटम्स में पावर कंपेयर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? तो जब जब हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, तब तब आपको क्या देखना है कि अगर मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग से ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। क्लियर? अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि सभी मॉलिक्यूल में सेंट्रल की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर क्या करेंगे? तो फिर उनमें से भी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्लियर हो गया बेटा? तो मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया, जो 3 स्टेप्स मैंने आपके सामने लिखी हैं पढ़ लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस, ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन आते हैं यहां से। क्लियर बेटा? जल्दी से देख लो एक बार, पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ लो एक बार जल्दी से। देख लिए बेटा? ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी कि यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक बार देख लो आप लोग अच्छे से। देख लिया बच्चों? आ जाओ बेटा क्वेश्चंस की तरफ। अरे
क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल से कंपेयर करना है। अब हम हर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल तो याद नहीं रख सकते, हाँ हम उनका बॉन्ड एंगल जरूर याद रख सकते हैं जो आइडियल स्ट्रक्चर्स है जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, लेकिन बाकी सबका हम याद कैसे रखेंगे, हमें कंपेयर करना सीखना है। तो तीनों स्टेप फिर से रिवाइज करा देती हूं बेटा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेट करना आता है, जल्दी से बोलो मेरे बच्चों। तो यस मैम आता है, आपने बहुत प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। तो मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन इस चैप्टर का बेस है, और उस हाइब्रिडाइजेशन से देखना हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, जितना ज्यादा परसेंटेज करेक्टर होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाएगा तो हम देखेंगे लोन पेयर, जिसके लोन पेयर ज्यादा बॉन्ड एंगल कम। अगर लोन पेयर भी सेम आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग एटम। क्लियर। तो अगर सेंट्रल की ज्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और अगर हर मॉलिक्यूल में ही सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कौन से सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। सिंपल। चलो बेटा क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या करना है, सिंपल आपने बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। पहला काम हाइब्रिडाइजेशन निकालना। और बेटा अब हमने इनिशियली हाइब्रिडाइजेशन पे प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद हमने शेप्स पे प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन बहुत स्पीड में कैलकुलेट करना सीख लिया। तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्या करोगे, सबसे पहले हमने देखा सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 4/2 किया, कितना आया, कितना आया बेटा, 4 प्लस 4/2 किया 8 आया। एन की वैल्यू 4 आई, एन की वैल्यू 4 आई, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp3। स्टेप स्किप मत करना। यहां पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सराउंडिंग एटम 3 के 3 यूनिवेलेंट, 5 प्लस 3/2 कितना आया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, दोनों हाइड्रोजन यूनिवेलेंट, 6 प्लस 2 8, 8/2 किया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये तो हमें निकालना आता था, राइट। अब हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, यानी कि स्टेप 1 से हम बॉन्ड एंगल कंपेयर नहीं कर पाए। बढ़ते ही स्टेप 2 की तरफ, क्या कहता था, अब देखो लोन पेयर। कैसे देखते हैं लोन पेयर बेटा, जितने सराउंडिंग एटम वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर, बचे हुए लोन पेयर। जितने सराउंडिंग एटम बॉन्ड पेयर, और एन की वैल्यू में से जो बच गए वो लोन पेयर। जितने सराउंडिंग एटम वो बॉन्ड पेयर, जो बच गए वो लोन पेयर। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जिसमें जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, क्या बेटा, जिसमें जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना उतना कम बॉन्ड एंगल। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका, इसका, क्योंकि इसमें 0 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है। तो ऑन कंपैरिजन ऑफ लोन पेयर, क्योंकि बेटा लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, क्योंकि रिपल्जन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखेंगे NH4 प्लस अमोनिया एंड NH2 माइनस। पहला काम हाइब्रिडाइजेशन निकालना। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सराउंडिंग एटम चारों यूनिवेलेंट है, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 1 8, 8/2 4। तो क्या आ गया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तीनों की तीनों सराउंडिंग एटम यूनिवेलेंट है, 5 प्लस 3 कितना आया 8, 8/2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 कितना आया 8, 8/2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब क्या देखेंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, कितने सराउंड, क्योंकि तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आया तो हम हाइब्रिडाइजेशन से इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर नहीं कर पाए। तो स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहता है बेटा, बॉन्ड पेयर देख लो, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, एंड हियर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो यहां पर हमने देख लिए लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। तो हमें क्या पता है बच्चों, जितने ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना कम। तो जिसके पास एक भी 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो ये आ गया बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। क्लियर बेटा। अब चाहो तो
प्रूव करके देख लेना, जहां चाहो वहां सर्च करके देख लेना मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल, यही ऑर्डर आएगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल नहीं पूछा जाता, कंपेयर करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड वाला एग्जाम्पल, और बेटा फिर से रिपीट कर रही हूं, मैंने एक्सेप्शंस अभी डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैम ये ना बताया वो ना बताया, सबर सबर, ठीक है, धीरे धीरे सब कवर करेंगे, अभी हमने सीखना शुरू किया। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे बेटा, सेंट्रल एटम कार्बन, कोई यूनिवेलेंट स्पीसीज नहीं है, तो 4/2 कितना आ गया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। सेंट्रल एटम बोरोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 3, 3 + 3/2 कितना आ गया बेटा 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यूनिवेलेंट स्पीसीज 4, 4 + 4/2 आया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अमोनिया, अब तक तो याद हो गया बेटा sp3, वाटर sp3। अब पहला स्टेप फॉलो करेंगे, पहला स्टेप क्या कहता था कि ऑन कंपैरिजन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जितना ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, और यहां पर sp है, sp2 है, और इन तीनों में sp3 है, तो इन तीनों से ज्यादा तो इन दोनों का होगा, तो यहां तक तो हमें कोई शक नहीं है कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यही आएगा। लेकिन इन तीनों का बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए हमें लोन पेयर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेप 1 के अकॉर्डिंग तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो अगेन क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, मैंने कहा था ना बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखना आता है तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। यहां पर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और यहां पर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अब इन तीनों में क्या देख लो बेटा, लोन पेयर देख लो, यहां पर 0 लोन पेयर, यहां पर 1 लोन पेयर, यहां पे 2 लोन पेयर। क्या सीखा था, लोन पेयर जितने कम बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा, तो यहां पर फिर ये ऑर्डर आएगा बेटा। तो स्टेप 1 में हमने क्या कंपेयर किया, परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, और स्टेप 2 में हमने क्या कंपेयर किया, लोन पेयर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। क्लियर बेटा, सेम यहां पर भी यही हुआ, लोन पेयर जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल्स आप ही को सॉल्व करने, ये रहे बेटा स्क्रीन पे, क्या दिया है फोर्थ में I3-, पहला काम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट। सेंट्रल एटम आयोडीन, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, बाकी दोनों आयोडीन सराउंडिंग एटम 7 + 2, और माइनस चार्ज है, जितना माइनस है उतना प्लस करेंगे, तो 7, 8, 9, 10, 10/2 किया आया 5, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d। क्लियर। फिर आता है BCl3, BCl3 में सेंट्रल एटम बोरोन, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 3, 3 + 3 कितना आया बेटा, कितना आया 6, 6/2 3, तो यहां से कितना आ गया हाइब्रिडाइजेशन sp2। नेक्स्ट बेटा SiCl4, सेंट्रल एटम सिलिकॉन, कहां से बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 4, 4 + 4, बाकी 4 भी यूनिवेलेंट है, तो 4 + 4/2 किया आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। और H2O हाइब्रिडाइजेशन sp3 चाहो तो कैलकुलेट कर लो। तो क्या करते थे हम, अब सबसे पहले हमने परसेंट एस कैरेक्टर देखना था, बट मैंने क्या कहा था कि वो जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेबल है sp, sp2, sp3 वालों के लिए। जैसे ही sp3d आया, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो इसी का ही है, काहे, क्योंकि इसमें 180 डिग्री का एंगल होगा ही होगा। इसकी क्या शेप होती है, लीनियर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। यहां पर देखो बेटा BCl3, परसेंट एस कैरेक्टर, तो यहां पे क्या कंपेयर हो रहा है, परसेंट एस कैरेक्टर, तो इसका बॉन्ड एंगल इन दोनों से ज्यादा होगा। अब इन दोनों में हम क्या देखेंगे, लोन पेयर, क्योंकि इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो हम देख लेते हैं। तो यहां पर कितने आए बेटा, जितने सराउंडिंग एटम उतने बॉन्ड पेयर, और n की वैल्यू में से जो बच जाए वो लोन पेयर। यहां पर भी जितने सराउंडिंग एटम वो बॉन्ड पेयर, सराउंडिंग एटम 2 तो बॉन्ड पेयर, जो बच जाए वो लोन पेयर। तो बस बेटा क्या सीखा था हमने, क्या सीखा था, जिसमें लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। तो इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ बच्चों, इन दोनों में से बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा।
क्लियर, क्योंकि लोन पेयर कम है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। H2O, H2S, H2Se, H2Te। इन चारों एग्जाम्पल्स में सेंट्रल एटम जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है ग्रुप 16 से। ग्रुप 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है, सभी में। सभी का सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो 6 + 2/2 किया, कितना आया 4। n की वैल्यू 4 आती है। जब जब n की वैल्यू 4 आती है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होता है बेटा, sp3 sp3 sp3। क्लियर। फिर उसके बाद अब हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो क्या कंपेयर करोगे, लोन पेयर। तो सभी के अंदर सराउंडिंग एटम 2 है, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। सब में लोन पेयर भी सेम है। और अगर अब सब में लोन पेयर भी सेम है तो अब हम क्या कंपेयर करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे कंपेयर करते हैं बेटा, क्या बोला था मैंने बोला था स्टेप 1 क्या था बेटा, स्टेप 1 था %s जितना ज्यादा, %s कैरेक्टर जितना ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। स्टेप 2 क्या बोलता है बेटा, अगर %s कैरेक्टर सेम है, लोन पेयर जितना ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना कम। और स्टेप 3 क्या बोलता है बेटा, अगर लोन पेयर भी सेम है तो अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सराउंडिंग एटम से तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। जैसा हम देख पा रहे हैं सभी में, क्योंकि हाइड्रोजन तो इन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सभी में सेंट्रल एटम की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और अब इस केस में हम क्या देखेंगे, अगर सब में सेंट्रल की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इन सेंट्रल एटम में से भी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो बताओ बेटा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, पीरियोडिक टेबल में सीखा था, H2O then H2Se then H2Te, H2Se then H2Te। क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो लोन पेयर को उतना होल्ड करके रखेगा, तो कंपैरेटिवली रिपल्सन कम होगा, बॉन्ड एंगल उतना कम अफेक्ट होगा। राइट, तो क्या ऑर्डर आ जाएगा बेटा, क्लियर है। तो पोस्टुलेट नंबर 3 में हमने क्या सीख लिया बेटा, हमने बॉन्ड एंगल कंपेयर करना सीख लिया। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लो और अपने आंसर्स को मैच कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट पोस्टुलेट, दैट इज पोस्टुलेट नंबर 4। देख लो बेटा एक बार ध्यान से, यही हमारे पास था जिसको हमने कंपेयर किया। एक स्लाइड खाली हो गई है, इसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा पोस्टुलेट नंबर 4 की। क्लियर, उससे भी हम बहुत सारे कंक्लूजन्स निकालेंगे। नेक्स्ट है बेटा पोस्टुलेट नंबर 4। पोस्टुलेट नंबर 4 तो ध्यान से पढ़ना समझना बेटा, क्योंकि मैं इस केमिकल बॉन्डिंग के मैक्सिमम कंसेप्ट्स को इसी वेस्पर थ्योरी में इंक्लूड करे जा रही हूं। ठीक है, तो पोस्टुलेट नंबर 4 के अकॉर्डिंग इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स around the central atom, if all electron pairs around the central atom are bond pairs, if all electron pairs around the central atom are bond pair and there is no lone pair, and there is no lone pair, and if all the surrounding atoms are identical, अगर सारे सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है, सेम है। पहली मस्ट कंडीशन क्या बेटा, कि सारे बॉन्ड पेयर होने चाहिए, यानी कि एक भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। और अगर सारे बॉन्ड पेयर से और सारे के सारे आइडेंटिकल है, सारे सेम सराउंडिंग एटम है, देन द मॉलिक्यूल possesses
molecule possesses ideal shape, then the molecule possesses ideal shape, and on changing the electronegativity, and on changing the electronegativity, on changing the electronegativity of सेंट्रल एटम, और उस केस में अगर हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज भी करते हैं, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम, और उस केस में बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, दैट बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम। अब इसे समझना बेटा मैं क्या बताना चाहती हूं, ठीक है। वो हर मॉलिक्यूल जहां पे आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया, ठीक है, फिर आपने देखा कि एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो उस केस में अगर सारे सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल हैं तो उस मॉलिक्यूल की शेप आइडियल हो जाएगी। मतलब मैम एग्जांपल से समझाओ, देखो बेटा एग्जांपल मैंने लिया, एक लिया मैंने BF3, एक लिया मैंने BCl3, ध्यान से देख लो बेटा, क्या लिया बेटा, एक मैंने BF3 और एक लिया मैंने BCl3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक ले लिया मैंने SiCl4, एक ले लिया मैंने CCl4। क्लियर? अब देखो बेटा यहां पे ध्यान से, क्या ध्यान से देखना है, इन दोनों मॉलिक्यूल में सबसे पहले देखते हैं कितने बॉन्ड पेयर हैं। क्लियर? तो फर्स्ट मस्ट कंडीशन क्या थी कि कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल एटम बोरोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, सराउंडिंग एटम तीनों यूनिवैलेंट 3, डिवाइड बाय 2 किया आ गया 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। और यहां पर सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 3, और 3 ही n की वैल्यू थी, तो 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। नेक्स्ट यहां पे देखो BCl3, सेंट्रल एटम बोरोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 3 सराउंडिंग एटम है, तीनों यूनिवैलेंट है 3, 3/2 कितना आ गया बेटा 3, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां से क्या आ गया sp2। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 3, तो क्या आ गया 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो क्या बोला मैंने, वो हर मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं होता और सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल होते हैं। इस बोरोन में 3 फ्लोरीन है, तो तीनों फ्लोरीन आइडेंटिकल है ना, सेम है ना, इस बोरोन के 3 क्लोरीन सराउंडिंग एटम है, तो तीनों आपस में तो सेम है। तो जब जब ऐसा होता है उस मॉलिक्यूल की शेप आइडियल होती है। हम आइडियल क्या होती है, इसे आप अब तक ट्रायगोनल प्लेनर कह रहे थे, आप इसे आइडियल ट्रायगोनल प्लेनर भी कह सकते हो और इन्हें ही आइडियल ट्रायगोनल प्लेनर कह सकते हो। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल को आइडियल होने के लिए उसमें कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, प्लस उस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग एटम सारे सेम होने चाहिए। तो अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ना, इन दोनों मॉलिक्यूल की शेप को हम अभी तक जो ट्रायगोनल प्लेनर बोल रहे थे, इसे हम आइडियल ट्रायगोनल प्लेनर भी बोल सकते हैं। क्लियर? आइडियल ट्रायगोनल प्लेनर भी बोल सकते हैं। यहां पे देखो बेटा आइडियल ट्रायगोनल प्लेनर और इन दोनों का बॉन्ड एंगल एकदम सेम होगा। इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, दोनों का 120 डिग्री, क्योंकि ट्रायगोनल प्लेनर है ना शेप। तो मतलब सेंट्रल एटम या सराउंडिंग एटम किसी के भी चेंज होने से इनका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। तो जब जब किसी भी मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर ना हो, उसके सारे सराउंडिंग एटम सेम हो, तो उनका शेप आइडियल हो जाता है। और अगर उसमें सेंट्रल एटम चेंज कर दो या सराउंडिंग चेंज कर दो, उनका क्या चेंज नहीं होता, बॉन्ड एंगल। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे अगर बॉन्ड एंगल तक पहुंचना है तो। सेंट्रल एटम सिलिकॉन है, सिलिकॉन कहां से बिलोंग करता है, ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। ग्रुप 14 कहे सीता जी सुनो प्रभु, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 4, 4 क्लोरीन, चारों यूनिवैलेंट, 4 + 4/2 किया तो कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, सराउंडिंग एटम कितने 4, तो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। यहां पे देखना बेटा, सेंट्रल एटम कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, चारों क्लोरीन यूनिवैलेंट है, 4 + 4/2 कितना आ गया बेटा, 4 + 4/2 कितना आ गया 4।
हाइब्रिडाइजेशन sp3। कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। तो अब इन दोनों मॉलिक्यूल का बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है, तो वो हर मॉलिक्यूल जो आइडियल शेप देते हैं, आइडियल सेम शेप देते हैं, उनका बॉन्ड एंगल सेम होता है। तो क्या मैं इसको आइडियल टेट्राहेड्रल लिख सकती हूं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आइडियल टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है कि उस मॉलिक्यूल में पहली बात तो 0 लोन पेयर है, ठीक है, और साथ में क्या बोलेंगे, सारे सराउंडिंग एटम सेम है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। इस केस में सेंट्रल एटम चेंज भी हो जाए लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। इसमें देख लो, सेंट्रल एटम हमने कार्बन कर दिया, इसमें भी 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो इसकी शेप भी आइडियल टेट्राहेड्रल है। तो सभी आइडियल टेट्राहेड्रल वालों का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो किसी भी मॉलिक्यूल का आइडियल होने के लिए उसमें कोई लोन पेयर ना हो और उस मॉलिक्यूल के खुद के सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल हो, और उस केस में अगर एटम्स चेंज भी कर दिए जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होने पर बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। ध्यान से पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम दिया बेटा, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, जहां पर आपको क्या कंपेयर करना है, जहां पर आपको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है कि वो मॉलिक्यूल आइडियल है या नहीं। ठीक है, जल्दी से कर लो बेटा रिवाइज। सभी को हैप्पी छठ बेटा। मतलब आपके लिए तो लेक्चर कल आएगा, बट मुझे तो आज रिकॉर्ड करना है, तो मेरी तो छठ आज यही मन रही है बेटा स्टूडियो में। चलो जल्दी से कर लो बेटा, पढ़ लो एक बार ध्यान से, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यस बेटा बढ़े आगे, चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस से आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। एक चीज छूट गई यार, कोई बात नहीं, इनके क्वेश्चंस को ऊपर ले आते हैं पहले। चलो बेटा ये रहे क्वेश्चन, मैं कोई हिंट नहीं दे रही हूँ, 1 मिनट का टाइम दिया, खुद से ट्राई करो बेटा, फिर मैं डिस्कस कराती हूँ। क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा आइडियल टेट्राहेड्रल है। तो अगर जैसे ही बोला आइडियल बेटा, जैसे ही बोला आइडियल, एक चीज क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गया कि लोन पेयर तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा, सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल होने चाहिए। क्या सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल है? नहीं, ऑक्सीजन भी है क्लोरीन भी है। क्या ऑक्सीजन भी है क्लोरीन भी है? कंपटीशन से बाहर, ऑप्शंस काटना सीखो, ऑप्शंस कट करना सीखो। और कोई कंपटीशन से बाहर हो रहा है क्या? नहीं, बाकी सब में सराउंडिंग एटम सेम है। अब क्या करें, आइडियल टेट्राहेड्रल होने के लिए हमें यह पता है कि मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो अब इस केस में पहले तो सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल ना होने की वजह से हमने इसे कंपटीशन से बाहर कर दिया। अब सिर्फ ये देखना है, क्या देखना है बेटा, कि 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होने चाहिए। तो अब इस केस में अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, कैलकुलेट कर लेना बेटा, अब तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत प्रैक्टिस करवा दिया, आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है, फिर भी बता देती हूँ। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, यूनिवैलेंट स्पेसिस 3, 5 + 3/2 4, 4 आया तो sp3। H2O का भी sp3 आना है, इसका कैलकुलेट कर लो। सेंट्रल एटम सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यूनिवैलेंट स्पेसिस नहीं है, 6 + 2/2 हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इस केस में बॉन्ड पेयर लोन पेयर देख लो, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, क्योंकि जितने सराउंडिंग एटम वो बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये दोनों कंपटीशन से बाहर। समझ में आ गया क्यों लोन पेयर आ गए? लोन पेयर तो आने ही नहीं चाहिए थे। Here 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, दैट विल बी द आंसर। तो क्या देखना था बस आइडियल टेट्राहेड्रल होने के लिए? सारे सराउंडिंग एटम सेम हो और एक भी लोन पेयर ना हो और
4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अगर आइडियल टेट्राहेड्रल बोला है तो आइडियल ट्रायगोनल प्लेनर बोलता 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल ऑक्टाहेड्रल। तो आइडियल ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है बेटा, आइडियल बोले तो नो लोन पेयर एंड सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल। अगर ऐसा है तो ये तो कंपटीशन से बाहर, क्योंकि 2 तरीके के सराउंडिंग एटम प्रेजेंट है, कंपटीशन से बाहर। ठीक है, ऑप्शन काटना सीखो। अब हमें देखना है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कोई कब आता है, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है और 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होंगे, तो वो आइडियल ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब इस केस में सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। XeF6 जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 6 किया 14 बाय 2 किया 7, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3d3। ठीक है, 8 प्लस 6 बाय 2 sp3d2, क्योंकि 7 वैल्यू आई। क्या इसे मैं कह दूं कंपटीशन से बाहर? हाँ जी बिल्कुल कंपटीशन से बाहर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होना चाहिए था। XeF4 सेंट्रल एटम जिनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 4 12 बाय 2 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, लेकिन सराउंडिंग एटम 4 है, 4 बॉन्ड पेयर तो 2 लोन पेयर, कंपटीशन से बाहर। नेक्स्ट लास्ट बचा, तो आंसर तो वही होगा। सेंटर एटम सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 यूनिवैलेंट स्पीसीज हैं, 6 प्लस 6 बाय 2 किया कितना आया 6, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d2। कितने सराउंडिंग एटम है 6, तो क्या लिखेंगे 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। और अगर 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हैं, सारे सराउंडिंग एटम सेम हैं, तो आंसर हो गया SF6। क्लियर हो गया बेटा? तो इस तरीके से हमें देखना है, तो सब में हमें हाइब्रिडाइजेशन कितना हेल्प कर रहा है, वही बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखना। इसलिए बेटा मैंने कहा था लास्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लास स्किप करके ना आए, स्किप करके आएगा बेटा लिंक टूट जाएगा। और ये लिंक चल रहा है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से। तो जिनका बैकलॉग है उनसे अनुरोध है मेरा कि अपने बैकलॉग को कंप्लीट करो। हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है बेटा, ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ 2 पोस्टुलेट डिस्कस किए थे, अभी भी हमने 2 पोस्टुलेट और डिस्कस किए। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है जी, मोर देन 1 ऑप्शन आर करेक्ट। क्या देखना है बेटा, इनमें से कौन सा आइडियल ट्रायगोनल प्लेनर है, और आइडियल ट्रायगोनल प्लेनर होने के लिए क्या होना चाहिए। पहली बात तो बोला आइडियल, दैट मीन सारे सराउंडिंग एटम्स कैसे होने चाहिए बेटा, सारे सराउंडिंग एटम्स सेम होने चाहिए। तो जिसमें भी सराउंडिंग एटम 2 तरीके के हैं, पहले तो उन्हें कंपटीशन से बाहर कर दो, उन पे हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, कर दिए। उसके बाद ट्रायगोनल प्लेनर बोला तो कब होता था, जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता था और 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो। तो जिसमें भी 3 बॉन्ड पेयर से ज्यादा, यानी कि 3 सराउंडिंग एटम से ज्यादा या कम है, उन्हें भी कंपटीशन से बाहर कर दो। लेकिन अब सब में 3 सराउंडिंग एटम है, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर। अब चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा SO3 सेंट्रल एटम सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्या कोई यूनिवैलेंट स्पीसीज है? ना जी। तो 6 बाय 2 किया कितना आ गया 3, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ को चेक करो, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया मोर देन 1 ऑप्शन आर करेक्ट। जल्दीबाजी ना करें, देख लो ध्यान से। SeO3 सेंट्रल एटम सेलेनियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्या कोई सराउंडिंग एटम यूनिवैलेंट है? ना जी। 6 बाय 2 किया आया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, बिल्कुल कंपटीशन के अंदर है। आर्सेनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीनों के तीनों डाइवेलेंट हैं, +1 करेंगे, 5 + 1 बाय 2 किया 6 बाय 2 आया 3, n की वैल्यू 3 आई, हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ये भी कंपटीशन के अंदर है। XeO3 सेंट्रल एटम जिनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, कोई यूनिवैलेंट स्पीसीज नहीं है, 8 बाय 2
किया आया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 कंपटीशन से बाहर। sp3 वाला तो कंपटीशन के अंदर है ही नहीं। आइडियल टेट्राहेड्रल थोड़ी पूछा है, आइडियल ट्राइगोनल प्लेनर पूछा है। कार्बोनेट सेंट्रल एटम कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 +2, 4 + 2 6, 6/2 आया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, बिल्कुल आइडियल ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये 4 ऑप्शन है, सारे के सारे आइडियल ट्राइगोनल प्लेनर है। तो क्या डिस्कस किया बेटा अभी तक हमने ये डिस्कस किया पोस्टुलेट नंबर 3 में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना। नेक्स्ट पोस्टुलेट में हमने आइडियल शेप्स को जानना सीखा। जो आइडियल शेप्स होती हैं सेम, उनके बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, कभी भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होते हैं। क्या देखना होता है, एक तो लोन पेयर नहीं होना चाहिए और सराउंडिंग एटम्स आपस में आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, दैट इज पोस्टुलेट नंबर 4। एक और तरीका मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, अगर हमसे पूछ लिया जाए किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड एंगल्स कितने हैं, एक होता है इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कितना है, 120 है, 180 है, 90 है, 90 मतलब 90 है, 180 है, 120 है, कितना बॉन्ड एंगल है। एक हमसे पूछ लिया जाए कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इन दोनों के लिए तो हमने पोस्टुलेट डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें टोटल बॉन्ड एंगल कितने हैं, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो टोटल बॉन्ड एंगल अगर किसी में आपको डायरेक्टली निकालने हो तो उसका मैं आपको एक सीधा सीधा ट्रिक लिखवा रही हूं, फॉर्मूला लिखवा रही हूं, दैट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, यानी कि टोटल उसके अंदर कितने बॉन्ड एंगल्स हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल नहीं बोला, टोटल बॉन्ड एंगल कितने हैं, दैट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल n-2। अब आप लोग बोलोगे मैम ये फैक्टोरियल क्या होता है, हम तो मैथ्स वाले नहीं हैं, तो घबराए ना, मैंने ही बताना है क्या होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल का ये तरीका है, एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। बस मेरे प्यारे नलायकों ध्यान क्या रखना, ध्यान ये रखना बेटा कि यहां पर n हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये n क्या है यहां पर, ये n है यहां पर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया बेटा, एक एग्जाम्पल से समझा देती हूं, देखना बेटा ध्यान से। एग्जाम्पल हमने ले लिया क्या, PCl5। क्लियर, तो मैं आपको बता देती हूं कि हमने क्या सीखा यहां पर कि किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड एंगल कितने हैं। तो मैंने क्या कहा, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2। मैं आपको फैक्टोरियल और समीशन में डिफरेंस बता देती हूँ। अगर मैं बोलूं बेटा समीशन 5, इसका मतलब 1 तक प्लस करते जाओ, समीशन मतलब सबका सम, तो क्या करते थे 5 + 4 + 3 + 2 + 1। और अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 5, या फिर इसको और कैसे लिखते हैं, अगर इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये मैथ्स में आपने पढ़ा था, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ। तो क्या मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो आज आपने यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स भी सीख ली। ठीक है, इजी है, फैक्टोरियल जितना भी हो 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ, और समीशन होता है तो प्लस करते चले जाते हैं। तो हम क्या कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि एक किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं। कैसे पता करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन 2 × फैक्टोरियल n-2। राइट, अब देखो बेटा यहाँ पे PCl5 है, PCl5 है, सबसे पहले मुझे बताओ इसका n कितना होगा, तो नलायकों भूलना नहीं, ये n यहाँ पर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम है, हाईलाइट कर दिया है मैंने पहले ही। तो n की वैल्यू आ गई 5। तो हमें बताने थे कि टोटल बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, क्या बताने थे बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। मैं प्रूफ भी करके बताऊंगी बेटा। क्या फॉर्मूला है, फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 × फैक्टोरियल 5-2। कितना आ गया बेटा, ऊपर आ गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1, नीचे कितना आ गया 2 × 5 - 2 किया तो कितना आया बेटा, फैक्टोरियल 3।
फैक्टोरियल 3 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। ये यहां से यहां कैंसल आउट हो गया, 2 2 जा 4 आ गया, कितना आ गया बेटा आंसर 10। इसका मतलब पीसीएल 5 के अंदर टोटल 10 बॉन्ड एंगल होते हैं। मैम बना के दिखाना एक बार। तो हमें ये पता है पीसीएल 5 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d और 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होता है, शेप होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो देख लो बेटा, ये रहा फॉस्फोरस सेंट्रल वाला, ये दोनों क्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन वाले और सॉरी एक्सियल पोजीशन वाले, और ये तीनों क्लोरीन अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये मैं इस तरफ खड़े होकर बना रही हूँ ना, उधर जाके बनाती हूँ। देखो बेटा ध्यान से, ये रहा फॉस्फोरस, ये रहा एक्सियल पोजीशन वाला क्लोरीन, ये रहा एक्सियल पोजीशन वाला क्लोरीन, ये इक्विटोरियल पोजीशन वाले क्लोरीन। इक्विटोरियल का मतलब ही होता है बॉन्ड एंगल आपस में 120 डिग्री। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब इसमें टोटल बॉन्ड एंगल 10 है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें ये पता है ये जो तीन हमारे पास इक्विटोरियल वाले हैं, ClPCl, 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 तो हमारे पास तीन, कहां पे लिखूं यार, इसका मैं यहां लिख रही हूं बेटा, अलग से दिखेगा, ये हटा दो बेटा, ये तो समझ में आ गया होगा ना, नहीं काम आएगा। चलो अगले पेज पे लिख देती हूँ। चलो PCl5 यहां पर है तो मैं लिख कर बता दूंगी, फिर भी यार एक एग्जांपल मुझे पूरा रिप्रेजेंट करके बताना था। देखो बेटा, एक हो जाएगा ये 180 डिग्री वाला, ठीक है, तीन ClPCl वाले 120 वाले 4, ठीक है। फिर मैं आपको ड्रॉ करके ही बताती हूँ, मुझे भी मजा नहीं आ रहा है ऐसे, ठीक है। एक पेन की कमी है, मैं लेकर आती हूँ बेटा, जब तक आप देख लो एक बार क्या लिखवाया है। यस बच्चों, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। PCl5 देख लेना आप ध्यान से, ठीक है। तो PCl5 क्या होता है, बेटा इसमें देखो, मुझे ये प्रूफ करना है कि इसमें टोटल 10 बॉन्ड एंगल है। तो ये तीन इक्विटोरियल पोजीशन, देखना बेटा ध्यान से, ये तीन इक्विटोरियल पोजीशन है, तो आपस में इनका एंगल कितना है 120 120 120, ठीक है। तो एक बॉन्ड एंगल ये हो गया, एक बॉन्ड एंगल ये हो गया, एक बॉन्ड एंगल ये हो गया, भूलना मत तीन बॉन्ड एंगल 120 वाले, ठीक है। ये एक्सियल क्लोरीन और ये एक्सियल क्लोरीन, फिर ये एक्सियल क्लोरीन और ये एक्सियल क्लोरीन। क्या आप इसे देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे होंगे। ये है आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्लियर, ये है आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब इस केस में बेटा तीन तो हो गए आपके पास 120 डिग्री वाले, ठीक है, एक हो गया 180 वाला, ये एक्सियल और ये एक्सियल आपस में 180 डिग्री पे है। तो चार बॉन्ड एंगल हो गए टोटल, तीन 120 डिग्री वाले और एक 180 डिग्री वाला एक्सियल पे। अब देखना बेटा, ये जो एक्सियल वाला है इस इक्विटोरियल वाले के साथ कितने एंगल पर है 90। तो एक 90 डिग्री ये, एक 90 डिग्री ये और एक 90 डिग्री ये, तीन बॉन्ड एंगल ऊपर हो गए 90 डिग्री के। सेम इसी तरीके से एक 90 डिग्री ये, एक 90 डिग्री ये और एक 90 डिग्री ये, तीन 90 डिग्री के ऊपर, तीन 90 डिग्री के नीचे, टोटल हो गए 6 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के। एक हो गया 180 एक्सियल और तीन हो गए आपस में इक्विटोरियल वाले, टोटल हो गए बेटा 10। तो इस PCl5 में टोटल कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे, सीधा सीधा आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी जो मैंने समझाना चाहा। तो ये जो है हमें ये कैलकुलेट करने के लिए हेल्प कर रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं। तो रादर देन
हाइब्रिडाइजेशन निकाल के शेप बना के फिर हम कैलकुलेट करने बैठे, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2, वेयर n इज नॉट द वैल्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट n इज द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया है तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आई विल गिव यू कितने हैं? 4 हैं। मैंने आपको 2 मिनट दिए, चलो जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो बेटा, जल्दी से कर दो। एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है। चलो 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 बच्चों, जल्दी से 2 मिनट के अंदर। चलो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ट्राई करो बेटा। कुछ इशारों में तुमने हमसे जो ये कहा है, अब यकीन आ रहा है हमको भी कुछ हुआ है। क्यों तुमको देखते हैं, क्या दिल में सोचते हैं, तूफान जो उठ रहा है हम उसको रोकते हैं। कसम की कसम है, कसम से हमको प्यार है बस तुमसे, अभी प्यार न होगा फिर हमसे, ये कसम की कसम है, कसम से। ये आपका होमवर्क है बेटा। पहले तो मैं निकलवा रही हूँ, फिर आप बना बना के देखना स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर शेप बनाना सबको आ गया। गिनते रह जाना, टोटल बॉन्ड एंगल उतने ही आएंगे जो हम इस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो हमें इनऑर्गेनिक में इतनी ट्रिक सीखनी है बेटा, ताकि हमारा टाइम कम लगे और क्वेश्चन अप्रोच सही तरीके से हो। ठीक है, जल्दी से कर लो बच्चों। आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे, तो डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल, जल्दी से बताओ, n क्या है? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4। अप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, कितना आ गया बेटा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 माइनस 2, कितना आएगा बेटा फैक्टोरियल? 2 इंटू 1। तो यहां से ये कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, कितना आ गया? टोटल 6 बॉन्ड एंगल होते हैं CH4 के अंदर। तो टेट्राहेड्रल तो होता है, बॉन्ड एंगल 109.28 तो होता है, लेकिन वो भी टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। नहीं मानते? प्रूफ करके दिखा देते हैं। ये देख लो बेटा, टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हाँ जी मैम, ठीक है। एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, इस तरीके से होता है बच्चे। ठीक है, 10928, हाँ जी 10928, हाँ जी 10928, 3 ही हो गए, 3 ही हो गए, टोटल 6 होता है। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट देखो, SF6 में निकाल देते हैं, n की वैल्यू 6 हो गई, तो टोटल बॉन्ड एंगल फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2, कितना आ गया बेटा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 किया तो फैक्टोरियल 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 3 जा 6, कितना आ गया? टोटल 15 बॉन्ड एंगल्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर। प्रूफ करके दिखाऊं? चलो दिखा देते हैं बेटा, चलो दिखा देते हैं। फिर से एक पेन कम पड़ गया। नहीं नहीं, तो ऑक्टाहेड्रल क्या होता था? 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर होते थे बेटा। ये चारों के चारों सेम प्लेन में होते थे। ठीक है, ये चारों के चारों, एक ये रहा एक्सियल, ठीक है, और एक ये रहा। सेट हो जा भाई, नहीं मान रहे हैं। यस बच्चों, क्या आप देख पा रहे हैं? क्या ये ऑक्टाहेड्रल जैसा लग रहा है? आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। मैम पूरी कोशिश कर रही हैं आप लोग आपको दिखा सके। यस बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल जैसा है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है, लेकिन इसको डिस्टॉर्ट ना करना, समझ जाना बेटा। अब देखो,
ये एक्सियल वाला का एक्सियल वाले के साथ 180 डिग्री, हाँ जी मैम 180 डिग्री। उसके बाद इन चारों का आपस में 90 डिग्री, हाँ जी 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए एकदम अलग। उसके बाद चार नीचे 90 डिग्री ये, चार ऊपर 90 डिग्री ये, कितने हो गए 8, एक्सियल वाला 9 और 10 11 12 13, 13 एंगल्स तो यही हो गए। फिर ये वाला इस वाले के साथ 180 और ये वाला इस वाले के साथ 180, टोटल हो गए 15। क्लियर हो गया बेटा? तो SF6 में टोटल कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं 15 बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट देख लो बेटा PCl5, इसका मैं पूरा अलग समझा भी देती हूँ। तो n की वैल्यू इधर 5 आएगी, ये तो हम निकाल चुके। कितना आया था बेटा PCl5 में, एग्जाम्पल किया था ना अभी, 10 आया था, सीधा सीधा लिख रही हूँ 10। देख लो इसकी शेप कैसी थी। ये फास्फोरस क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, 3 4 5, यह मैं आपको प्रूव करने के लिए समझा रही हूं, आएंगे तो उतने ही जितने मैंने लिखे हैं। तो बेटा देखते जाओ, सारे लिख देती हूं। एंगल कौन कौन सा बेटा, Cl1 फास्फोरस Cl2, मैथ्स में ऐसे ही पढ़ते थे ना, Cl1 फास्फोरस Cl2 कितना है बेटा 180 डिग्री, ठीक है, एक बॉन्ड एंगल हो गया ये। फिर बॉन्ड एंगल कौन कौन सा बेटा, कौन सा, ये इसके साथ हो गया। अब ये तीनों आपस में 120 वाले, तो Cl3 फास्फोरस Cl4, Cl3 फास्फोरस Cl4, कॉमा Cl4 फास्फोरस Cl4 फास्फोरस Cl5, कॉमा Cl5 फास्फोरस Cl3। ये कौन से तीन है, इक्विटोरियल वाले, ये वाले। ये आपस में कितने पे 120, तो ये तीनों आपस में 120, तो टोटल कितने हो गए 3 और ये 4, ठीक है। उसके बाद Cl1 फास्फोरस Cl3, Cl3 फास्फोरस Cl2, क्लियर। क्या देख रहे हैं अब हम 90 डिग्री वाले, यानी कि ये तीन इक्वेटोरियल ऊपर वाले एक्सियल के साथ जो 90 90 90 पे थे। तो ये क्लोरीन इसके साथ, ये क्लोरीन इसके साथ, ये क्लोरीन इसके साथ, तो नीचे लिख देती हूं Cl1 फास्फोरस Cl3, कॉमा Cl1 फास्फोरस Cl4, कॉमा Cl1 फास्फोरस Cl5, ये आपस में 90 डिग्री पे है। तो तीनों इक्विटोरियल ऊपर वाले एक्सियल के साथ 90 पे, फिर तीनों इक्विटोरियल नीचे वाले एक्सियल के साथ, तो क्या लिखेंगे Cl2 फास्फोरस Cl3, Cl2 फास्फोरस Cl3 हो गया, Cl2 फास्फोरस Cl4 और Cl2 फास्फोरस Cl5, यस, ये आपस में कितना 90 डिग्री। तो कितने हो गए बेटा टोटल, देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बॉन्ड एंगल होते हैं PCl5 में, वही हमने निकाला है। क्लियर, हमने प्रूफ भी कर दिया। नेक्स्ट का निकाल देते हैं, अमोनिया के कितने बॉन्ड एंगल आएंगे। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, वही n की वैल्यू 3, सराउंडिंग एटम 3 है, अप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, कितना आ गया बेटा 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1, तो 2 इंटू 1, टोटल बॉन्ड एंगल 3 आएगा। चाहे तो प्रूफ करके देख लो, मैं आपको SF6 के भी सारे बता देती हूँ। अच्छा और भी हैं, पहले इन्हें सॉल्व करो बेटा। यहां पर भी आपने बॉन्ड एंगल निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले n की वैल्यू, सराउंडिंग एटम कितने हैं 3 प्लस 2 5, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, और नीचे से क्या बचा 2 इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसल आउट हो गया, 2 2 4 हो गया, 5 2 10, यहां पर भी 10 बॉन्ड एंगल्स आएंगे। XCO3 सराउंडिंग एटम 3, फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2, कितना आ गया 3 इंटू
2 इंटू 1, नीचे क्या बचा 2 इंटू 1, कितने बॉन्ड एंगल आएंगे टोटल 3। यहां पर n की वैल्यू 3, फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, कितना आ गया 3। क्लियर है बेटा, बहुत इजी है। सराउंडिंग एटम देखना आ गया, टोटल बॉन्ड एंगल्स उस मॉलिक्यूल में कितने होंगे वो भी आ जाएगा। क्लियर है बेटा। XCO2F4, टोटल सराउंडिंग एटम कितने बेटा 4 और 2 6 है, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2, यही फॉर्मूला था। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, सॉरी 15 बॉन्ड एंगल्स आ गए टोटल। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल देख सकते हैं। चलो मैं आपको जैसे PCl5 का कराया है ऐसे मैं आपको SF6 का भी करा देती हूँ। तो SF6 में सराउंडिंग एटम 6 थे और टोटल बॉन्ड एंगल्स कैलकुलेट करने पर, टोटल बॉन्ड एंगल्स कैलकुलेट करने पर हमारे पास आए 15। मैम प्रूफ करो कैसे आए। तो हमें ये पता है SF6 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, तो शेप क्या होती है ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है बेटा, ये रहा सेंट्रल वाला सल्फर। क्लियर बेटा। 6 फ्लोरीन एटम्स है, हमें प्रूफ करना है कि इसमें टोटल बॉन्ड एंगल कितने हैं 15 हैं। तो मैंने नाम दे दिया F1 F2 F3 F4 F5 F6। क्लियर। अब इस केस में ऑक्टाहेड्रल तो हो गया, अब इस केस में बेटा F1S F4 आपस में 180 डिग्री पे है, तो एंगल F1S F4 एक्सियल एक्सियल वाले 180 डिग्री पे। क्लियर। F2S F3 F3S F5 F5S F6 F6S F1 चारों सेम प्लेन में है 90 डिग्री पे, तो सबको एक साथ लिख देती हूं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं एंगल, सॉरी बॉन्ड एंगल F2 सल्फर F3, बॉन्ड एंगल F3 सल्फर F5, बॉन्ड एंगल F5 सल्फर F6, बॉन्ड एंगल F6 सल्फर F2। ये सब के सब आपस में 90 डिग्री एंगल पे है। हाँ जी, सब एक प्लेन में प्रेजेंट है, सेम प्लेन में 90 डिग्री पे। उसके बाद फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 5 सल्फर के साथ कितने एंगल पे बेटा, बॉन्ड एंगल F2 सल्फर F5, बॉन्ड एंगल F6 सल्फर F3, ये आपस में कितने डिग्री पे है 180 डिग्री। क्लियर। अब बेटा ये सल्फर और ये चारों सेम प्लेन में है, ये ऊपर वाले एक्सियल के साथ कितने पर है 90 डिग्री। ठीक है, तो F1 सल्फर F2 F1 सल्फर F3 F1 सल्फर F5 F1 सल्फर F6, चार 90 डिग्री ये हो गए, और F4 इन चारों के साथ 90 डिग्री पे, चार 90 डिग्री ये हो गए। तो 4 + 4 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए बेटा 15। क्लियर हो गया। तो टोटल बॉन्ड एंगल SF6 में कितने होंगे 15। ये लिख लेना बेटा, ये समझ में आ गया होगा। F1 के इन चारों के साथ जो सेम प्लेन में है, F4 के इन चारों के साथ टोटल 15। मैं लिख ही देती हूं बेटा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बॉन्ड एंगल F1 सल्फर F2, बॉन्ड एंगल F1 सल्फर F3, बॉन्ड एंगल F1 सल्फर F5, बॉन्ड एंगल F1 सल्फर F6, ये सारे 90 डिग्री में है। फिर नीचे वाले के साथ भी ये चारों, तो बॉन्ड एंगल F4 सल्फर F2, बॉन्ड एंगल F4 सल्फर F3, बॉन्ड एंगल
F4 सल्फर F5, बॉन्ड एंगल F4 सल्फर F6, ये भी सब आपस में 90 डिग्री पे है। क्लियर? तो टोटल बॉन्ड एंगल कितने हो गए मैम? 15 हो गए। तो क्लियर हो गया होगा बेटा, आज हमने बॉन्ड एंगल पे अच्छे से समझा। तो आज हमने दो चीजें डिस्कस कर ली हैं। क्या क्या डिस्कस कर लिए हैं बेटा, जल्दी से बता दो। सबसे पहली बात बॉन्ड एंगल कंपेयर कैसे करना है। दूसरा, बॉन्ड एंगल के ऊपर एक थ्योरी, एक पोस्टुलेट कि हम आइडियल शेप्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और तीसरा, टोटल बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से रिवाइज करना बेटा। और एक बार देख लो बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो इसमें से जल्दी से देख लो बेटा। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा, जैसे कि हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं SF6। हाँ, हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और अभी वेस्पर थ्योरी खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा था ना, वेस्पर थ्योरी में हम बहुत कुछ सीखेंगे, ट्रिक्स के साथ सीखेंगे, और उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन बेस है, इसलिए मैंने उसको पहले करवाया। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बेटा। बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपन और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और पूरे क्वेश्चंस कैलकुलेट करके मुझे सेंड किए कि मैम आपने ये जो चैप्टर है ना क्लासिफिकेशन वाला, उसमें आपने पता है कितने क्वेश्चंस करा है। मुझे भी नहीं पता था, उसने कैलकुलेट करके बताया मैम डीपीपी और क्लास के क्वेश्चंस मिला के आपने टोटल करा दिए 230 क्वेश्चन। मुझे भी खुशी हुई कि उस बच्चे ने सारी चीजें सॉल्व की हैं। तो हमने वहां पर पीएचडी कर ली। तो बेटा आपको हर टॉपिक में इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बेटा, ये ध्यान रखना। और बैच में क्लास अटेंड करती रहिए, एक भी क्लास आपको स्किप नहीं करनी है। ठीक है, तो हमेशा स्माइल करते रहिए बेटा एंड स्टे मोटिवेटेड। हमेशा क्या बोला है मैंने? स्टे मोटिवेटेड। ये हमेशा ध्यान रखना। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।